बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे काइंडली बता दें, आवाज़ के कोई इशू हो, कनेक्टिविटी का कोई इशू हो तो वो मुझे जल्दी से मैसेज कर दें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। कोई इशू तो नहीं है आवाज़ में, कुछ किस्म का कोई मसला हो? आप मुझे सारे सुन पा रहे हैं? आवाज़ कम ज़्यादा हो रही हो, स्पीकर का कोई इशू हो, या जैसे अक्सर टेक्निकल इशू हो जाता है, आवाज़ चुभ रही होती है, वो कोई मसला मसाइल हो? चलें, क्लियर है तो ऐसा करेंगे, आप जैसे कोई अगर इशू आता भी है तो आप फ़ौरन से मुझे रिपोर्ट करेंगे, मैसेज कर देंगे, मैं मैसेज देख लूँगा। तो इंशाल्लाह ताला होप्स के कोई इशू आएगा तो नहीं, लेकिन बात बात होता है, नेटवर्क का इशू आ जाता है या कोई भी इशू आ जाता है, इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। लेक्चर आज हम ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस से। चलें, इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं फिर अल्लाह ताला के नाम से। अच्छा, पहले आज हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। तो इसमें हमने आज टॉपिक कौन सा करना है, रिस्क एंड रिवार्ड जो है या रिस्क एंड रिटर्न जो है, उसको आज हमने थॉरोली पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो असाइनमेंट नंबर 3 जो है, मैंने आप लोगों की सब चेक कर ली थी, रिमार्क्स भी दे दिए थे, ग्रेडेड हो गए थे वो सारे स्टूडेंट्स, अपने चेक भी कर लें क्या क्या गलतियाँ हैं उसमें। असाइनमेंट के सैंपल जो हैं वो मैं साथ के साथ ग्रुप में शेयर करता गया था, वहाँ से चेक कर लिया करें। वो चेक क्या करें कि बच्चों ने किस तरह असाइनमेंट अच्छे तरीके से सॉल्व की हुई है, उसमें किस तरह स्टेप बाय स्टेप उसमें कैलकुलेशंस की हुई हैं। तो उसमें पेन जो मार्कर किस तरह इस्तेमाल हुआ है, पेन किस तरह इस्तेमाल हुआ है, पॉइंटर किस तरह इस्तेमाल हुआ है। ज़ाहिर है जो चीज़ अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छी लगती है आँखों को, दिखवाती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जो चीज़ बेशक आपने 110 प्लस लिखी हो, लेकिन वो अच्छी ना लग रही हो, राइटिंग स्टाइल अच्छा ना हो, उसमें कलरफुल जो है ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन ना हो, तो वो भी ज़ाहिर है अच्छी नहीं लगती है, उसमें इश्यूज हो जाते हैं। राइटिंग जो है वो अपनी ठीक करें, स्पीड बढ़ाएं और कुछ जो गलतियाँ हैं उन्हें ख़त्म करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 4 से 5 जो है आंसर चेक करें, बाल पॉइंट चेक करें, उसमें से वो बाल पॉइंट सेलेक्ट कर लें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिससे हैंडराइटिंग सबसे अच्छी बनती है आपकी, और उसी से ही फर्दर प्रैक्टिस 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 करें ताकि पेपर में भी वही काम आए और वो आपके हाथ पे बैठ जाए। कल को कोई किसी किस्म का इशू हो तो वो उससे ना आए। तो बाल पॉइंट सिलेक्शन जो है, ये भी जो बाल पॉइंट सिलेक्शन जो है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके पेपर में, सीएसएस में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें आप लोग। तो शुरू करते हैं हम आज जो है, अल्लाह के नाम से। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, हम सब जरूर करें। कल का लेक्चर थोड़ा सा एक जल्दी में हुआ और थोड़ा सा जो है वो एक इस सिचुएशन में हुआ कि हम लेट हो गए थे, तो हमारी टेक्निकल पार्ट्स की वजह से कुछ इश्यूज थे। तो कल अंडरस्टैंडिंग में भी शायद कुछ इशू हुआ हो बच्चों की, लेकिन होप तो आज इंशाल्लाह ताला में नहीं होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे रिस्क एंड रिवार्ड। तो रिस्क और रिवार्ड, रिस्क एंड रिटर्न क्या होती क्या है ये चीज़, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बज़ाहिर तो देखने से लगता है कि रिस्क क्या है, किसी भी चीज़ का खतरा है, डेंजर है। तो जो है प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज़ की कि उससे कोई उसकी इन्वेस्टमेंट को खतरा होगा, इंसान की जान को खतरा होगा, जान और माल को खतरा होगा, उसे रिस्क कहते हैं आम ज़बान में। रिटर्न जो है क्या है कि जो आपको रिवार्ड मिल रहा होता है, जब आप कोई एफर्ट कर रहे होते हैं उसके बदले में जो चीज़ आपको मिल रही होती है, आम ज़बान में हम उसे रिटर्न कह रहे होते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ी थी। फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन सी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, वो आपने नोट्स बनाने थे। होप्स हो कि आपने वो नोट्स बनाए होंगे। अब हम वो जो है ना, हम इंटरमीडिएट या फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जिन्हें कोई चीज़ असाइन की जाए ज़बरदस्ती तो वो करेंगे। अब हम मैच्योर हैं और हमारा जो है कैरियर है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है हमारे हाथ में ही है। अब चीज़ें किसी ने पढ़ा देनी है आपको,
और वो आपने खुद में करनी है। जैसे यूनिवर्सिटी में होता है ना कि टीचर आता है, आके पढ़ाता है, गपशप करता है, चला जाता है। हर किसी ने आप खुद ही करना होता है। तो वो क्या है कि वो हमें प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, इस चीज़ के लिए हमें तैयार कर रहे होते हैं कि हमें अब खुद अपना अच्छा बुरा सोचना चाहिए, खुद ही चीज़ों को समझना चाहिए और खुद ही मेहनत करनी चाहिए। आज मेहनत कर लेंगे तो पूरी ज़िंदगी सुकून से खाएँगे, बैठकर खाएँगे, जॉब करेंगे। आज अगर मेहनत ना करेंगे, आज स्ट्रगल नहीं करेंगे तो फ्यूचर में तंग होंगे। तो बात हो रही थी फाइनेंशियल मार्केट्स हमने पढ़ी थी। फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने सब लोग डिटेल में पढ़ा था और ये सवाल पेपर में आ भी सकता है। काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जिनमें फर्स्ट सेमेस्टर जो है ओवरव्यू में फाइनेंशियल मार्केट को डिटेल में बताया गया है, तो वो आप पढ़ लेंगे। आज का लेक्चर जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से नेक्स्ट स्टेप जो है रिस्क एंड रिटर्न है, वो हम आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, रिस्क कितने किस्म के होते हैं, रिटर्न क्या होता है, रिटर्न मालूम कैसे होता है, फाइनेंशियल रिटर्न क्या होता है, उस सब को आज हम देखेंगे। तो जो है हम स्टार्ट लेते हैं रिस्क एंड रिटर्न के साथ। कल भी जैसे मैंने बताया था कि कोई भी इंसान जो है वो जब कोई एक्टिविटी स्टार्ट करता होता है तो उसके दो ही उसे रास्ते नजर आ रहे होते हैं, एक कामयाबी और एक नाकामी। वो सोचता है कि मैंने काम किस तरह अच्छी तरह करूँगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी, काम जितने बुरी तरह करूँगा तो मुझे नाकामी मिलेगी। इसी तरह कोई भी जब इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी इंसान के पास रुपया पैसा आता है तो उसके दो इस्तेमाल होते हैं। या तो वो उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेगा, वो जो है उसे वेस्ट कर देगा, गलत तरीके से इस्तेमाल करे। अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, बुरी तरीके से इस्तेमाल करेगा तो बुरा रिटर्न मिलेगा। ठीक हो गया। फिर जो है रिटर्न में कमी बेशी भी होती रहती है, रिटर्न ज़्यादा होता है, रिटर्न कम भी होता है, पॉजिटिव रिटर्न भी होता है, नेगेटिव रिटर्न होता है। तो उसे उसमें जो है वेरिएबिलिटी होती है रिटर्न में, उसे हम रिस्क का नाम देते हैं। फिर आगे इसे हम जो है पढ़ेंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं हम रिटर्न के साथ कि रिटर्न क्या चीज़ है, रिटर्न होता क्या है, फाइनेंशियल रिटर्न क्या है। रिटर्न क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी एक्टिविटीज़ के बदले में, हमारी जो है स्ट्रगल के बदले में जो चीज़ हमें मिल रही होती है, उसे हम नॉर्मली क्या कह रहे होते हैं, रिटर्न कह रहे होते हैं। ये फाइनेंशियल रिटर्न भी हो सकता है, ये जो है नॉर्मल रिटर्न भी हो सकता है आपका, ये एफर्ट्स के तौर पर रिटर्न हो सकता है, कि आप किसी को क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो रिटर्न में वो आपको क्या करता है, पे करता है। आप किसी कोई चीज़ परचेज करते हैं, उसी चीज़ के लिए पेमेंट करते हैं, तो उसके बदले में वो आपको क्या कर रहा होता है, गुड्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वो क्या होता है हमारा नॉर्मल में आमतौर पर क्या कहलाता है, रिटर्न कहलाता है। लेकिन फाइनेंस क्या कहता है? फाइनेंस में रिटर्न जो है वो एक मुख्तलिफ कैटेगरी है। फाइनेंस कहता है कि रिटर्न आपका जो है वो ऐसी अमाउंट है या ऐसी एंटिटी है या ऐसी एक्टिविटी है जो आपको मिल रही होती है आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में। अब इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे होते हैं, अपना फाइनेंस कहीं पे लगा रहे होते हैं, रुपया पैसा लगा रहे होते हैं, तो उसके बदले में हमें दो चीज़ें मिल रही होती हैं, ये आपने याद रखना है। एक तो हम जब अपना पैसा कहीं पे लगाते हैं, हमें उसके ऊपर एक इंटरेस्ट मिल रहा होता है या प्रॉफिट मिल रहा होता है। ठीक हो गया। दूसरा ये होता है कि जो हमारी हम चीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ लगा रहे हैं कारोबार में या किसी को दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन आ रही होती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। फर्ज करें, फर्ज करें कि आपने एक कार ले ली, और कार जो है आपने लेकर मार्केट में जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या ड्राइवर होते हैं या कोई ऐसी कंपनी होती है, जैसे हमारी जो है बाइक हो गई, अलकरीम या करीम वगैरह हो गई, तो उन्हें दे देता है। उनसे वो क्या कहता है, मंथली अमाउंट जो है उनसे लेता है कि ये कार मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इससे जितने मर्जी रोज़ी कमाएं, आप मुझे क्या करेंगे, फिक्स्ड अमाउंट मंथली पे करेंगे इसके बदले में। मीन्स क्या है, वो प्रॉफिट पे करेंगे। उसे आप इंटरेस्ट का नाम दे दें, उसे प्रॉफिट का नाम दे दें, उसे गेन का नाम दे दें, कुछ भी दे दें। ठीक हो गया। पहला तो रिटर्न हमारा वो होता है। दूसरा क्या रिटर्न होता है कि ज़ाहिर है आज का इन्फ्लेशनरी दौर है, ज़माना है, इन्फ्लेशन का ज़माना है। आज एक चीज़ की कीमत 10 रुपये तो कल वो 12 हो जाती है। आज 1 लाख की चीज़ है तो वो कल कितने की हो जाएगी, 1,20,000 की हो जाएगी। वही ज़ाहिर है अमाउंट जो है वो डिवेल्यू हो रही है। तो जो एसेट्स है हमारा या कार जो हमारी है, उसकी कीमत में तब्दीली रूनुमा होती है, उसमें चेंजिंग रूनुमा होती है, चाहे वो पॉजिटिव चेंजिंग हो चाहे वो नेगेटिव चेंजिंग हो।
तो वो चेंजिंग में हमें या तो गेन मिल रहा होता है या हमें लॉस हो रहा होता है, वो भी हमारी क्या होती है, वो भी हमारी रिटर्न होता है जो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मिल रहा होता है। तो हमने दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है इंटरेस्ट या गेन जो हमें मिल रहा होता है, दूसरा जो है चेंजिंग इन द मार्केट प्राइस की वजह से जो हमें अमाउंट मिल रही होती है, उसे हम उसे भी रिटर्न का नाम देते हैं। तो फाइनेंस क्या कहता है, फाइनेंस जो है वो कहता है इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड रिटर्न। ठीक हो गया। अब इनकम रिटर्न के हवाले से दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, वो इंटरेस्ट हो गया या प्रॉफिट हो गया, दूसरा गेन्स हो गए हमारे। अब प्रॉफिट और गेन में फ़र्क है थोड़ा सा, प्रॉफिट और गेन्स जो है वो फ़र्क है। प्रॉफिट जो है वो आपका रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटीज से जो आप अर्निंग कमा रहे होते हैं, प्योर नेट अर्निंग कमा रहे होते हैं, नेट इनकम कमा रहे होते हैं, उसे हम प्रॉफिट का नाम देते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका सेल्स का हिस्सा नहीं था, या जो आपकी ऐसे ऐसे एसेट्स होते हैं या कोई आइटम्स होते हैं जो जिन्हें आप सेल्स के लिए नहीं रखते, बल्कि उन्हें आप इसलिए रखते हैं ताकि वो काम आपके कारोबार में उनसे प्रोडक्शन ली जा सके, तो बात बात उनको आप सेल आउट कर देते हैं। सेल आउट क्यों करते हैं, क्योंकि आप तो नए चाहते हैं कि नए जदीद टेक्नोलॉजी वाले एसेट्स आ जाएँ या न्यू एसेट्स आ जाएँ, ये एसेट्स obsolete हो गए हैं, हमारे काम के नहीं रहे। तो बात बात उन एसेट्स की प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही होती है। कल को जो बाइक आपने 75,000 की ली थी, आज 10 साल चलाने के बाद वो आपकी 75,000 की, ज़ाहिर प्राइस में एक एप्रिसिएशन तो है। तो वो जो चेंजिंग है एसेट्स की, वो भी हमारा रिटर्न कहलाता है फाइनेंस में। फाइनेंस दो चीज़ों को रिटर्न कह रही होती है, एक एक्चुअल आपका प्रॉफिट या इंटरेस्ट हो गया, दूसरा आपका चेंजिंग इन प्राइस जो है एसेट्स की वो। जैसा कि एक डॉलर है, उसमें भी रिटर्न है, डॉलर रिटर्न होता है ना। कल एक आज आपने जो है डॉलर परचेज किए थे, 1100 डॉलर आपने परचेज किए, 1100 के डॉलर परचेज किए पाकिस्तानी करेंसी में, जो आजकल पिछले ही दिनों जो थी 220 रुपये थी, वो 220 रुपये का डॉलर आपने बैंक परचेज करके रखा था, आज वो भी डॉलर 245-46 रुपये का हो गया। तो 25 रुपये जो है वो आपका रिटर्न हो गया डॉलर के ऊपर, तो वो डॉलर रिटर्न आपका कहलाएगा। ठीक हो गया। तो रिटर्न ज़ाहिर है मालूम करने का कोई फार्मूला भी होता है कि रिटर्न किस तरह फाइंड आउट किया जाता है या रिटर्न किस तरह मालूम करते हैं हम, उसका स्पेशल स्पेशल जो है फार्मूला होता है। जो आम रिटर्न हो, आम रिटर्न किस तरह फाइंड आउट करते हैं, रिटर्न किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टमेंट माइनस जो है, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, रिटर्न हम किस तरह फाइंड आउट कर रहे होते हैं, नॉर्मली मालूम कर रहे होते हैं रिसीव्ड माइनस पेमेंट कॉल रिटर्न। मतलब कि जो आप रिसीव कर रहे हैं, जो आपको नेट अकाउंट अमाउंट मिली है किसी भी कारोबार से, उसमें से अगर माइनस कर दें जो आपने अमाउंट पे की थी कारोबार में लगाई थी, उनका डिफरेंस आमतौर पर हमें क्या कहलाता है, रिटर्न कहलाता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसका फार्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जब भी रिटर्न तो हम फाइंड आउट करते हैं लम सम अमाउंट में, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है एक रेट होता है, जो जिसे हम काउंट करते हैं कि इतने परसेंट हमें रिटर्न हुआ है या इतने परसेंट हमें लॉस हुआ है, वो परसेंटेज हमारी क्या कहलाती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहला रही होती है। तो उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप याद रखेंगे कि रिटर्न को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। या दूसरे अल्फाज में हम इसे ये कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, नेट प्रॉफिट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसका नेट प्रॉफिट हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं ना, जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसमें से हम जो अमाउंट हमने पे की थी उसे निकाल दें, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। या हम क्या करते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, यही होता है ना। तो नेट प्रॉफिट को कॉस्ट जो है उसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। इन सिंपल वर्ड में हम इसे इस तरह जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या आएगा, 10% आ जाएगा, 20% आ जाएगा, जो भी आ जाएगा,
उसे हम शो आउट करते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर 20% इन्वेस्टमेंट आई है। ठीक हो गया। अगर वो सबसे आपसे पूछता है कि आपका इन रिटर्न कितना है, तो वो हम कहते हैं कि जितनी अमाउंट हमने रिसीव की है उसमें से पेमेंट या है जो है इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे माइनस कर दे तो हमारे पास रिटर्न आ जाता है। लेकिन रेट ऑफ रिटर्न की जब वो बात करेगा तो आप एक रेट बताएंगे, एक परसेंटेज बताएंगे कि रिटर्न के ऊपर कितने परसेंट आपको रिटर्न हुआ है। तो वो क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। तो ये क्या कहलाता है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी सवाल के हिसाब से। अब यहाँ पर तो ये मैंने लिख दिया आपको, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, इसमें और इसमें कोई फर्क मौजूद नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें कोई फर्क मौजूद नहीं है। एक्चुअली यही फार्मूला जो है जनरली फार्मूला इस्तेमाल होता है आपके नेट प्रॉफिट के लिए। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि वो रकम जो आपने इन्वेस्ट की है किसी भी कारोबार में, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी वही मतलब है जो अमाउंट आपने किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट की है। ठीक हो गया। तो अमाउंट रिसीव्ड क्या है, वो अमाउंट के कल को जो आपने इन्वेस्ट की थी आज वो टोटल अमाउंट कितनी हो गई है। मिसाल के तौर पर आपने 10,000 रुपये इस साल 2022 की जनवरी में इन्वेस्ट किए थे और साल के आखिर में आपको कितने मिले, 20,000 आपने इन्वेस्ट किए, 20,000 के बदले में 80,000 मिले। तो आज जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो आपकी कितनी है, 80,000 है। और वो आपकी अमाउंट रिसीव कहलाएगी। ठीक हो गया। और आपकी जो है जो इन्वेस्टमेंट जो थी, जो आपने इन्वेस्ट की थी वो कितनी है, वो है आपकी 30,000। ठीक हो गया। तो नीचे भी ज़ाहिर अमाउंट वही इन्वेस्टेड जो है वही आपकी 20,000 है। तो ये इससे आप रेट ऑफ रिटर्न किसी भी चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हो। इसे हम और जो है और तरह भी इसे बयान कर सकते हैं। अमाउंट रिसीव्ड को हम क्या कर सकते थे, रिटर्न ऑन कास्ट कर सकते थे। अमाउंट इन्वेस्टेड को हम कास्ट कर सकते थे, जैसे कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का नाम दिया उसे उस तरह कर सकते थे। इसी तरह जो है मैंने इसको दूसरे वर्ड्स में चेंज कर दिया ताकि आपको कल को कोई मसला ना हो। अगर सवाल मुख्तलिफ नाम से लिख कर आता है या आपके फिगर जो है मुख्तलिफ जो है टर्म से लिख कर आते हैं, टर्मिनोलॉजीज मुख्तलिफ इस्तेमाल होती है, तो आप उसमें परेशानी आपको ना हो। वो आगे जो है यहाँ पर पहले इस तरह भी हो सकता है, इसे इस तरह भी शो आउट कर सकते हैं। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हम इस तरह भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू माइनस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, तो वही बात आ गई, नेट रेवेन्यू माइनस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ठीक हो गया। ये क्या कहलाता है, आपका प्रॉफिट कहलाता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो इसमें कोई फ़र्क मौजूद नहीं है, इन चीज़ों से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। तो मैं से अगेन आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। दोबारा भी दिखा देता हूँ आपको कि तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि नेट प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, उससे मालूम कर सकते हैं ना। मतलब क्या हुआ, अमाउंट रिसीव क्या है आपकी सेल्स हो गई, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, सेल्स हो गई। और अमाउंट इन्वेस्टेड आपकी क्या होगी, कास्ट होगी। तो कास्ट जो है माइनस करें सेल्स से तो नेट प्रॉफिट आ जाता है डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इसमें। और प्लस जो है अगर इसे हम दूसरी अगर इसके एक और इक्वेशन बना दें, वो इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, वो इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू माइनस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ये वही चीज़ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न सेम ही चीज़ है। इसको हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको सवाल में पूछ लेता है व्हाट इज़ द रिटर्न एंड एक्सप्लेन हाउ द रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड, तो आप इसको ये फार्मूला लिख देंगे, साथ एग्जांपल इसके बता देंगे या जो भी है, या कोई वो एग्जांपल दे देगा, न्यूमेरिक अगर दे देता है आपको, वैसे न्यूमेरिक आते तो नहीं है सवाल में, लेकिन अगर वो दे भी देता है तो आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला इस तरह, तो आप कर भी सकते हैं। आगे मैंने एक दो न्यूमेरिक जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शामिल भी किए, वो आगे देख भी देते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो है कंप्लीशन उसका क्या है उसकी, कि फॉर एग्जांपल जो है एक इन्वेस्टमेंट थी, तो वो कितने की थी, वो 1,000 रुपये की थी और उसको रिटर्न कितना मिला, 11,000 1100 रुपये
मीन्स के एक साल के शुरू की जो अमाउंट थी, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बिगनिंग में, वो 1000 रुपये थे, और उसके जो रिटर्न मिला, रिटर्न में से ज़ाहिर पीरियड के एंडिंग में मिल रहा होता है, तो रिटर्न जो मिला वो आपको 1100 रुपये मिला एक साल में। तो आपने मालूम करना है उसका रेट ऑफ रिटर्न। तो वो क्या हो गया आपका, बिगिनिंग अमाउंट या रिटर्न या रेवेन्यू माइनस जो है स्टार्ट पीरियड अमाउंट या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपकी कितनी है, 1000 रुपये है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट, वो आपका क्या आ गया, 10% आ गया। तो आप बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। इस टाइप में कोई भी सवाल अगर आपका आ जाता है तो उससे जो है वो आप उसको बता देंगे उस हिसाब से। तो इसका हो सकता है ये नेगेटिव में भी आ जाए, रिटर्न जो है वो नेगेटिव भी तो हो सकता है, रिटर्न आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर यहाँ पर तो उसे रिटर्न मिला, उसने 1000 रुपये लगाए थे बिगिनिंग पीरियड में, और एंडिंग में उसे 1100 रुपये मिले, खर्च करें उसे अगर 900 मिलते तो जाहिर है उसका फिर क्या हो जाता, माइनस में हो जाता, उसका -10% हो जाता उसका। तो रिटर्न जो है, रेट ऑफ रिटर्न आपका नेगेटिव भी हो सकता है, होता है ना, काफी बार में लॉस भी हो जाता है, बात बात जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही मिले। अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर होंगे तो प्रॉफिट भी मिल जाएगा आपको। तो ये एग्जांपल थी, इस टाइप का कोई भी आसान से सवाल आए तो आप इंशाल्लाह ताला इजीली उसे कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात रेट ऑफ रिटर्न को या रिटर्न के फार्मूला को या उसकी टर्मिनोलॉजीज़ वो क्या करता है, डिफरेंट नाम से पूछ लेता है, जिसमें क्या आ जाता है, उसे आप एक्चुअल रिटर्न भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कह सकते हैं, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का नाम भी दे सकते हैं, या होल्डिंग रिटर्न भी उसी चीज़ को ही कहते हैं। तो आपने याद रखना है, रिटर्न रेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या होल्डिंग पीरियड रिटर्न, या होल्डिंग रिटर्न, इस एक ही चीज़ के नाम है, इसका फार्मूला भी एक ही बनता है, वो डिफरेंट आप उसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसे, प्राइस एंडिंग ऑफ मंथ माइनस प्राइस बिगिनिंग ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय प्राइस बिगिनिंग ऑफ मंथ इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न फार्मूला। ठीक हो गया, वही सेम चीज़ है, घबराना नहीं है, सेम चीज़ है। ये मैंने इसलिए 2-3 एंगल में आपको दिखाया है ताकि 2-3 बुक से अगर आप इसकी एग्जांपल्स करेंगे, 2-3 बुक से देखेंगे या नेट से देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि रिटर्न क्या होता है, तो हमने समझ लिया कि रिटर्न को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, हमने समझ लिया कि रिटर्न को मुख्तलिफ जो है टर्मिनोलॉजीज़ में किस तरह देखते हैं, उसे किस तरह पढ़ते हैं उसे, या इसके दूसरे नाम कौन कौन से हो सकते हैं। अब जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे, ये वो थोड़ा सा आसान था, ये थोड़ा सा टिपिकल आ गया है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का आ गया है। कि कहता है जनाब कि रॉबिन्स विश टू डिटरमिन द रिटर्न ऑन टू स्टॉक्स दैट शो दैट शी ओन ड्यूरिंग 2009। कि 2009 में रॉबिन थी, उसने क्या किया, रिटर्न मालूम किया, दो स्टॉक थे उसके पास। तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन का स्टॉक था, दूसरा वॉलमार्ट जो है उसका उसके पास स्टॉक मौजूद था। तो वो कहता है कि तब साल के शुरू में जो था, एप्पल ट्रेड हो रहा था $90.75 पर शेयर था, और वॉलमार्ट जो है वो ट्रेड हो रहा था साल के शुरू में $55.33 के ऊपर। मीन्स के ये उसकी बिगिनिंग पीरियड हो गई, या हम इसे कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई उसकी। और साल के दरमियान जो है एप्पल जो है वो कोई डिविडेंड पे नहीं करता, लेकिन वॉलमार्ट जो है वो डिविडेंड पे कर रहा होता है 1.09। अब ये बात जा रही है, सवाल कहाँ पे, ये बात उस चीज़ के ऊपर जा रही है कि आपको जो शुरू में मैंने बताया था, रिटर्न जो होता है इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, इंटरेस्ट या प्रॉफिट प्लस जो है चेंजिंग, तो दो चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये सवाल में उसी टाइप के एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो वॉलमार्ट एप्पल जो है कोई डिविडेंड पे नहीं करता, लेकिन जो वॉलमार्ट है वो शेयर होल्डर को डिविडेंड 1.09 पर शेयर देता है। और साल जो है उसके आखिर में एप्पल का जो स्टॉक है उसकी कीमत 210.73 हो जाती है, जो पहले कितनी थी, पहले वो 90.75 थी। और जो है वॉलमार्ट जो है वो साल के आखिर में 52.84 का हो जाता है, जो पहले कितना था, 55.33 का।
तो इस इक्वेशन को अगर हम फाइंड आउट करें एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एप्पल का पहले हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम एप्पल का फाइंड आउट करते हैं। एप्पल के लिए मैंने आपको सबसे पहले आप फार्मूला याद करें। फार्मूला मैंने क्या बताया था, एंडिंग अमाउंट माइनस बिगिनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय बिगिनिंग अमाउंट, या रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू माइनस कास्ट डिवाइडेड बाय कास्ट, ऐसे ही बताया था ना फार्मूला, याद हो तो आपको। तो अब पहले वाला जो एग्जांपल थी उसमें हमने देखा था कि एंडिंग अमाउंट एक ही थी, लेकिन यहाँ या रेवेन्यू एक ही था, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू दो हो गए आपके। एक आपको जो है प्राइस एप्रिसिएशन हो रही है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रही है, दूसरा आपको एक साथ इंटरेस्ट या डिविडेंड भी मिल रहा है। तो दोनों आपके क्या हो गए, टोटल रेवेन्यू हो गए। तो एप्पल का जो आप रेवेन्यू है टोटल, वो उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन उसकी प्राइस जो है उसमें एप्रिसिएशन ज़रूर आई है। इन दोनों को जमा किया, माइनस जो इसमें से एंडिंग अमाउंट जो थी उसमें माइनस की, प्लस एंडिंग अमाउंट पर कर दी, तो उसका कितना आया, 132 तो उसकी क्या आई, टोटल रेट ऑफ रिटर्न आया। लेकिन वॉलमार्ट ने डिविडेंड भी दिया, उसकी एंडिंग अमाउंट 52.84 हो गई, और डिवाइडेड बाय 55.33 जो है उसकी कास्ट हो गई, माइनस कास्ट हो गई, उसकी डिवाइडेड कास्ट हो गई। तो ये हमारा उसका जो आंसर आया वॉलमार्ट का, वो आया 2.5। अब यहाँ पर देखें रेट ऑफ रिटर्न माइनस में हो गया, एप्पल का 132.2 हो गया, लेकिन वॉलमार्ट जो है 2.5 माइनस में चला गया। माइनस में क्यों गया है, वो इसलिए गया है कि उसके बिगिनिंग जो था उसमें उसका 55.53 था पर शेयर, लेकिन एंडिंग उसका 52.84 पे हुआ, मतलब कि वो डी वैल्यू हो गई है उसकी शेयर्स की मार्केट या शेयर्स की प्राइस, इसलिए उसे क्या हुआ, नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न मिला है। तो इस एग्जांपल को आप कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ भी आ गई होगी। कोई इशू होगा तो फिर भी आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे ये। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिटर्न। रिटर्न की टाइप्स कौन सी होती हैं। वैसे तो ये जो रेट और रिस्क और एंड रिटर्न जो सवाल है ना, जो टॉपिक है, वैसे तो ये बड़ा लेंथ टॉपिक है। अगर इसे इन टर्म ऑफ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में अगर हम इसे जाके देखें कि वो स्टूडेंट जो एमफिल या पीएचडी स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में कर रहे होते हैं, उन्हें अगर हम रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क पढ़ाएं तो वो हम बहुत एडवांस जाके पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर जाहिर है ये एक जनरल सब्जेक्ट दिया हुआ है, जनरल टॉपिक दिया हुआ है आपका, तो इसमें हम इसको इन डिटेल इतनी लेंथ में नहीं पढ़ेंगे, इसकी कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं जाएंगे, और बेसिक पे रहेंगे जो हमसे डिमांड भी की है एफपीएससी में। तो टाइप ऑफ रिटर्न जो है वो कितने किस्म के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उसे हम ज़रा पढ़ लेते हैं। हमने रिटर्न पढ़ लिया, कैलकुलेशन रिटर्न पढ़ लिया, हमने रिटर्न के फार्मूले देख लिए, अब हम इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं। रिटर्न मुख्तलिफ किस्म के होंगे। आप जितने भी बुक्स जो है ना, कोई भी बुक्स जो फॉरेन अथर की उठा लें, पाकिस्तान अथर की उठा लें, रिसर्च पेपर उठा लें, तो रिटर्न की ज़्यादा से ज़्यादा उनमें आपको 2 या 3 टाइप्स मिलेंगी, लेकिन एक्चुअली में रिटर्न की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है, ये जो मटेरियल जो आज मैंने आपको दिया ना, ये मटेरियल अगर जो है ना, मेरा जो अकॉर्डिंग टू मेरा बेस्ट ऑफ नॉलेज है, ये मटेरियल आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, किसी बुक से नहीं मिलेगा, या आपको इंडिविजुअली तो किसी की ना किसी बुक से मिल जाएगा, लेकिन कलेक्टिवली ये सारा टॉपिक जो है किसी एक बुक में नहीं मौजूद नहीं होगा। तो इसलिए इसके नोट्स आप ज़रूर बनाएंगे। तो रिटर्न की टाइप्स होती हैं, हमने रिटर्न पढ़ा। रिटर्न क्या है, जो आपका रिटर्न जो है ये आपका रिवार्ड होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपको जो वापस कोई अमाउंट मिल रही होती है, इंटरेस्ट मिल रहा होता है, वैल्यूएशन मिल रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कौन सा होता है, इट इज द एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस एन इन्वेस्टमेंट कैन एक्सपेक्ट फॉर ए स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न एक ऐसा रिटर्न होता है जो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसे वो रिटर्न मिलेगा। तो वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसने हिस्टोरिकल डेटा जो है, पास्ट डेटा जो है उसको पढ़ा होता है। पास्ट डेटा की बुनियाद पर वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसे रिटर्न मिलेगा। इस रिटर्न को हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं। ठीक हो गया, इसे आप पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी। क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसा रिटर्न होता है जो कोई भी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट या एक्सपीरियंस या हिस्टोरिकल डेटा, इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न।
तो एक्चुअल रिटर्न क्या होता है? एक्चुअल रिटर्न वो रिटर्न होता है जो एक्चुअली में जो इन्वेस्टर जो है रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, जो कोई भी इन्वेस्टर जो है जब अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट के बाद उसे जो एक्चुअल में जो असल में उसे जो मुनाफा मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसे हम एक्चुअल रिटर्न कहते हैं। एन एक्चुअल रिटर्न refers to the actual gain or loss an investor experience on an investment or in a portfolio. Portfolio मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या होता है। It is also referred to as a इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक हो गया, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी किसे कहते हैं? एक्चुअल रिटर्न कहते हैं। ये वो रिटर्न होता है जो दरअसल हम हकीकत में रिसीव कर रहे होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या पोर्टफोलियो के ऊपर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किसी भी एक एसेट्स में, किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप पैसे लगा देते हैं तो आपका क्या कहलाता है? सोल इन्वेस्टमेंट कहलाती है, आपकी सिंगल इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इसी तरह अब अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाते हैं, एक से ज़्यादा एसेट्स पे पैसा लगाते हैं, एक से ज़्यादा कंपनीज पर पैसा लगाते हैं, एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे पैसा अपना लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। मतलब पोर्टफोलियो से क्या मुराद है? आपका कारोबार की, आपकी इन्वेस्टमेंट की कलेक्शन है। डिफरेंट जो आइटम्स हैं, डिफरेंट एसेट्स हैं, डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी पढ़ लिया हमने हमने एक्चुअल रिटर्न भी पढ़ लिया। अब है हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि कोई भी जब इन्वेस्टर है, जब वो पैसा लगा रहा होता है ना, तो उसके माइंड में होता है कि मुझे अगर इतना प्रॉफिट मिलेगा तो मैं पैसे लगाऊंगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है 1 लाख रुपया है, मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे 20,000 रुपये सालाना मिलेंगे ना तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। उससे नीचे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। इससे ज़्यादा मिले या इतने मिले, कम से कम 20,000 मुझे मिले सालाना, तो इन्वेस्टमेंट करूँगा, अदरवाइज मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो जो 20,000 की जो अमाउंट है, जो फिगर है, वो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। मीन्स क्या हो गया? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या मिनिमम रिटर्न जो है, जो आप सोचते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, अज्यूम करते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो इसे यहाँ से भी हम पढ़ लेते हैं। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और रिटर्न an investor will seek or receive for assuming the risk of investment in the stock। मतलब क्या हो गया? जब कोई भी बंदा किसी स्टॉक में या किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा होता है तो वो रिस्क ले रहा होता है ना, कि उसे प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। तो उस रिस्क के अगेंस्ट वो कम से कम प्रॉफिट जो वो डिमांड कर रहा होता है, उसे वो क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। क्लियर है? इसमें कोई फर्क तो नहीं है? तीनों में आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है? एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके बाद जो है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम काइबर रेट भी कहते हैं। काइबर रेट, अब आप फाइनेंस के स्टूडेंट बन गए हैं, आप जितने भी हैं फाइनेंस के स्टूडेंट बन गए हैं, चाहे आपके बैकग्राउंड आपका फाइनेंस ना हो, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो। अब आप फाइनेंस के स्टूडेंट बन गए हैं, अगर आप अब आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट रेट और काइबर रेट में डिफरेंस क्या है। इंटरेस्ट रेट और काइबर रेट में क्या डिफरेंस होना चाहिए, या काइबर रेट का आपको पता होना चाहिए। किसी भी कोई भी जो है इकॉनमी है, कोई भी मुल्क जो है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या हमारे जो क्रेडिट जो है टोटल क्रेडिट शेड्यूल होता है, या हमारा क्रेडिट एजेंसीज जो होती है ना, वो काइबर रेट को बचती होती हैं। काइबर रेट हम कहते हैं कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, ये वो कम से कम रेट होता है जो जो स्टेट बैंक जो है वो अपनाता है किसी भी दूसरे बैंक को अमाउंट देने के लिए, कि दूसरे अमाउंट को दूसरे बैंकों को कर्जा देने के लिए जो वो रेट रखता है, उसे वो काइबर रेट कहता है। तो मिसाल के तौर पर एक स्टेट बैंक है, जो छोटे मोटे बैंक होते हैं, हम तो कर्जा ले लेते हैं छोटे मोटे बैंक से। अब ये बैंक भी ज़ाहिर है कि अगर इन्हें लोगों से कम डिपॉजिट्स मिले तो ये अपना ये कर्जा कहाँ से लेते हैं? तो ये तो ज़ाहिर है ये आम लोगों के बैंक थे। अब जब इन बैंकों को जो है कर्जा चाहिए तो ये कहाँ से लेते हैं? ये ज़ाहिर है सेंट्रल बैंक से लेते हैं, स्टेट बैंक से लेते हैं। स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ही बात है, एक ही जो है बैंक के दो नाम है। तो ये उन बैंक से लोन लेते हैं। तो अब स्टेट बैंक जब इन कमर्शियल छोटे छोटे बैंकों से, कमर्शियल बैंक को जो जिस रेट पर कर्जा दे रहा होता है, तो वो काइबर रेट कहते हैं। प्लस जो है वो क्या करते हैं, ये बैंक काइबर रेट में थोड़ा सा इन्हांसमेंट कर देते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। उसमें थोड़ा चार्जेस लगा देते हैं, परसेंटेज आप उसे प्लस कर देते हैं, और उसे हमने जो है जिस रेट पर हमने जो लोन देते हैं उसे वो क्या नाम देते हैं? उसे वो इंटरेस्ट रेट का नाम देते हैं।
तो कायबर रेट वो रेट है जिसके ऊपर जो है स्टेट बैंक आम बैंकों को कमीशन बैंकों को कर्जा दे रहा होता है, और आम जो कमीशन बैंक है जिस रेट पर हमें जो कर्जा दे रहे होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कायबर रेट क्या होता है। तो कायबर रेट को हम नॉमिनल रेट भी कहते हैं। ये दोबारा मैं जो है इसको दोहरा देता हूँ, कायबर से क्या मुराद है, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। तो नॉमिनल रेट या कायबर रेट क्या होता है? The nominal rate of return is the amount of money generated by investment before factoring in expense such as tax, investment fees, and inflation. If the investment generated at 10% rate return, the nominal rate would equal to 10%. तो इससे क्या मुराद है नॉमिनल रेट से, कि जो है नॉमिनल रेट रिटर्न जो है ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जो हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा होता है, हमारे जो टैक्सेस हैं उनको निकालने के बाद, फीसेस हैं उनको निकालने के बाद, या इन्फ्लेशन को निकालने के बाद। मीन्स के जो नॉमिनल रिटर्न जो है वो ऐसा रिटर्न होता है जो किसी भी इन्वेस्टर को मिल रहा होता है उसकी इन्फ्लेशन को निकालने के बाद। मिसाल के तौर पर इसके एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि अब मैंने कहीं पे किसी कोई प्रोजेक्ट था बिल्डिंग का, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की। अब मुझे जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट में मैंने आज इन्वेस्टमेंट की और 1 साल बाद जाके मुझे रिटर्न मिलना था। अब जब साल के आखिर में मुझे कितने मिले, 100 रुपये मिले। 1000 रुपये लगाए थे, साल के आखिर में मुझे उसके ऊपर जो रिटर्न मिला वो 100 रुपये मिले, जबकि एक्चुअल वैल्यू 100 रुपये थी। तो वो मेरा 100 रुपये क्या था जो एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है वो मुझे कहलाया इंटर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन क्या हुआ कि उस साल के दौरान जो है इन्फ्लेशन भी हुई, मतलब कि महंगाई भी हुई। अब महंगाई क्या हुई, महंगाई 10% हुई। इसके क्या हुई, 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये क्या हुई, महंगाई हुई। तो टोटल मेरा जो रिटर्न मिलना था वो कितना होना था, 100 रुपये जो एक्चुअल रिटर्न मेरा था, प्लस 10 रुपये इन्फ्लेशनरी रिटर्न होना था। जो मतलब जाहिर है इन्फ्लेशन कब होती है, जब होते हैं जब आपको टैक्सेस लगते हैं, फीस वगैरह लगते हैं। तो क्या होगा, 100 रुपये मुझे एक्चुअल में मिलने थे, प्लस 10 रुपये मुझे और चाहिए थे कि ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कम्पनसेट हो जाए। मीन्स कि अगर मैं 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये लगा था और उसी वक्त मुझे 100 रुपये मिल जाते, तो वो मेरा क्या था, एक्चुअल रिटर्न था। लेकिन मुझे वो 100 रुपये क्या मिले, साल के आखिर में मिले। जब साल के आखिर में मिले तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन हो गई थी, महंगाई हो गई थी, तो वो 100 रुपये की वैल्यू जो 1 साल पहले थी वो साल के आखिर में वो 100 रुपये की 100 रुपये वैल्यू नहीं रही, बल्कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। कम किस तरह हुई कि कल तो मैंने वो 100 रुपये खर्च कर सकता था और मैं 100 रुपये में क्या कर सकता था, अपने 1 महीने का राशन लेके आ सकता था। लेकिन जब साल गुजरा, 12 महीने गुजर गए, आज जो है वही राशन जो हमारे 100 रुपये का मिल रहा था वही राशन अब मुझे 110 रुपये का मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि वो 10 रुपये क्या है, वो इन्फ्लेशन है आपकी। तो नॉमिनल रेट क्या है, वो रेट ऑफ रिटर्न है जो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर को चाहिए होता है इन्फ्लेशन के बगैर। उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, या काइबर रेट ऑफ रिटर्न कह रहे होते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल दी है कि अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरेट करता है 10% रिटर्न, तो उसका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 10% ही होगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन मौजूद नहीं है। अगर इसी में इन्फ्लेशन हम शामिल कर देते हैं, इसी में हम क्या कर देते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में हम इन्फ्लेशन शामिल कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक हो गया। नीचे मैंने दिया भी हुआ है, रियल रेट ऑफ रिटर्न कौन सा होता है, ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसमें इन्फ्लेशन मीन्स क्या है, टैक्सेस को, फीसेस को शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद जो आपका रिटर्न मिलता है आपको वो क्या कहलाता है, वो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। अब जाहिर है कुछ का इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं कि हमें नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ही दें, कुछ इन्वेस्टर कहते हैं नहीं हम तो रियल रेट ऑफ रिटर्न देंगे हम आपसे। हर किसी की अपनी डिमांड होती है, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऐसा रिटर्न जो उसमें इन्फ्लेशन वगैरह शामिल ना हो, वो हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो हमारा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐसा रिटर्न जिसमें इन्फ्लेशन जो है वो फैक्टर भी शामिल हो, उसे हम क्या कहेंगे, रियल रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। ये आप पढ़ भी लेंगे डिटेल में। तो
ये हमारा क्लियर हो गया, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद जो है द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और एनुअलाइज्ड रिटर्न भी होते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट आप करते हैं कंपाउंडिंग की शेप में। कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट मंथली चाहिए या सेमी एनुअली चाहिए। ठीक हो गया। एक प्रॉफिट होता है जो आपको एनुअली मिल रहा होता है, साल के बाद मिल रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनुअल सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर वही प्रॉफिट आपको क्या मिले? साल बाद मिले, साल से कम अरसे में, दो एक साल में दो या दो से ज़्यादा दफ़ा आपको प्रॉफिट मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंडिंग कहेंगे। कि आप डिमांड करते हैं कि प्रॉफिट मुझे जो है सेमी एनुअली मिले या मंथली मिले, तो उससे वो क्या करेंगे? जो सेमी एनुअली आपको प्रॉफिट मिल रहा है, मंथली प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कि साल में 12 मरतबा प्रॉफिट मिल रहा है, या सेमी एनुअली मिल रहा है तो साल में 2 दफ़ा प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसको आप क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कंपाउंडिंग का वर्ड जो है, जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग से मुराद है कि जब प्रॉफिट आपको एक साल में दो या दो से ज़्यादा मतलब आप प्रॉफिट डिमांड करें किसी भी जो है इन्वेस्टर से, तो उसे हम कंपाउंडिंग का नाम कह रहे होते हैं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये एक ऐसा रिटर्न होता है जब आप जो है दो जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, दो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप चेक करना चाहते हो कि मेरे किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा मुनाफा होगा। मतलब क्या है कि आपके सामने 3-4 प्रोजेक्ट हो और आपने देखना हो कि मैंने किस प्रोजेक्ट में मैं जो है इन्वेस्टमेंट करूं और किस प्रोजेक्ट में ना करूं, आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, तो उनमें कंपैरिजन के लिए जो रिटर्न का इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक हो गया। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है? ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो आपको फ़र्क बताए दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट के दरमियान कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, किसी में प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, उसके लिए जो रिटर्न मालूम किया जाता है उसे हम इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एनुअली व्हेन कंपाउंडिंग अकर्स मोर देन वंस। ठीक हो गया। तो अब एनुअलाइज रिटर्न क्या होता है? एनुअलाइज रिटर्न क्या है? ऐसा रिटर्न होता है जो आपको एक साल बाद मिल रहा होता है। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या है? जो आपको कंपाउंडिंग की शक्ल में या मंथली या सेमिनली मिल रहा होता है। लेकिन एनुअलाइज रिटर्न ऐसा रिटर्न होता है जो आपको साल के बाद मिलता है, या ऐसी रकम या ऐसा रिटर्न जो आपको एक साल के बाद मिले, उसको हम एनुअलाइज रिटर्न कहते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ इन्वेस्टमेंट is earned for the investor per annum। जो पर एनम क्या है? मतलब एक साल के बाद जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट कमाते हैं हर साल के बाद, वो आपका क्या कहलाता है? एनुअलाइज्ड रिटर्न कहला रहा होता है। ठीक हो गया? क्लियर है? समझ आ गया? ये जो रिटर्न की टाइप्स हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो शुरू होता है रिस्क का। हमने रिटर्न पढ़ा, रिटर्न का हमने फार्मूला पढ़ा, रिटर्न में कौन कौन से फार्मूला होता है, रिटर्न को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। फिर हमने रिटर्न की टाइप्स पढ़ी कि रिटर्न की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है। हम चले जाते हैं रिस्क पर। रिस्क कहाँ से क्रिएट होता है? रिस्क जो है वो पैदा कहाँ से होता है? रिस्क हमेशा वहां से पैदा होता है जहाँ से आप किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। कंपाउंडिंग मोर देन वंस मींस, इसका क्या मतलब है अहमद कुरैशी? इसका मतलब ये है कि कंपाउंडिंग मोर देन वंस का मतलब है कि जब आपको जो प्रॉफिट है या जो रिटर्न है आपका, वो दो से ज़्यादा मरतबा रिसीव करें। मिसाल के तौर पर आपको पहले एक साल में मिल रहा था प्रॉफिट, तो आपका कंपाउंडिंग फैक्टर क्या था? 1 था कि आपको साल में एक प्रॉफिट मिल रहा था। फिर आपको सेमी एनुअली प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया, तो आपकी कंपाउंडिंग क्या है? 2 है कि आपको साल में 2 दफ़ा प्रॉफिट मिल रहा है। फिर आपकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो गई है, तो क्वार्टरली मीन्स कि आपकी कंपाउंडिंग अब क्या है? हर 3 महीने के बाद है कि आपकी कंपाउंडिंग क्या है? प्रॉफिट की 4 है कि आपको प्रॉफिट साल में 4 मरतबा मिल रहा है। अब 12 कंपाउंडिंग क्या है कि 12 टाइम आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि आप एक महीने में 12 मरतबा आपको रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे? कंपाउंडिंग इन 12 टाइम। तो बात हो रही थी कि रिस्क क्या होता है? रिस्क कहाँ से जो है रिस्क क्या चीज़ है? रिस्क की जो है क्रिएशन कहाँ से होती है? जैसे ही हम किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, कोई भी इंसान है ना, वो किसी भी चीज़ की तरफ जब अट्रैक्ट होता है
किसी की में इन्वॉल्वमेंट लेता है, अपनी किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करता है, किसी भी चीज़ में जब वो स्ट्रगल शुरू करता है तो उसे वहीं से ही कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। वो डिफ़िकल्टीज़ एक्चुअली क्या कहलाती हैं? रिस्क कहलाती हैं। ये तो एक नॉर्मल लाइफ है। तो फाइनेंस में रिस्क क्या होता है? तो फाइनेंस में रिस्क क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कारोबार में, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आपको कोई रिटर्न मिल रहा होता है ना रिटर्न। अब रिटर्न में बात चांस होते हैं उस रिटर्न में तब्दीली के, कि रिटर्न कम हो जाए या रिटर्न नेगेटिव हो जाए। तो जो वो वेरिएबिलिटी है जो है ना रिटर्न में, वही एक्चुअली फाइनेंस में रिस्क कहलाता है। जो वेरिएबिलिटी होती है हमारी, वही एक्चुअली क्या कहलाती है? रिस्क कहलाती है। या हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड रिस्क। कि आपको नुकसान का जो खतरा है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, वो आपका क्या कहलाता है? रिस्क कहलाता है। रिस्क और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस, ठीक हो गया। रिस्क या प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है सेम वर्डिंग में आप उसे ले सकते हैं इन टाइप इन अंडरस्टैंडिंग। तो फाइनेंस जो है उसमें रिस्क क्या है उसे हम देख लेते हैं। ए चांस ऑफ सफरिंग ए फाइनेंशियल लॉस। तो फाइनेंशियल लॉस जो है, उस फाइनेंशियल लॉस होने का खतरा जो है, उसका चांस जो है वो क्या कहलाएगा? फाइनेंस इन रिस्क कहलाएगा। द पॉसिबिलिटी दैट द एक्चुअल रिटर्न विल डिफर फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क। कि आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो चेंज है, हो सकता है, चांस है कि जो एक्चुअल रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें ये रिटर्न मिलेगा, उसमें जो तब्दीली के चांस हैं कि ये कम भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? रिस्क कहलाएगा। तो रिस्क की दो किस्म की टाइप्स होती हैं। रिस्क को नॉर्मली जो है दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो कौन से होते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। रिस्क हमेशा दो कैटेगरीज में तकसीम होता है, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? कि ऐसा रिस्क जो सिस्टम में मौजूद हो, जो सिस्टमेटिकली हो, जिसे हम ख़त्म ना कर सकते हो, उसका होना लाजमिन हो, वो क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है। कि वो सिस्टम में मौजूद है, वो सिस्टम का हिस्सा है, उसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा लॉस जिसे हम, ऐसा रिस्क जिसे हम ख़त्म ना कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है? ऐसा रिस्क जो सिस्टम का हिस्सा ना हो, बल्कि जिसे हम एहतियात से या एफिशिएंटली तौर पर काम करके ख़त्म कर सकते हो, उस रिस्क को हम क्या कहते हैं? अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। तो रिस्क हमने पढ़ा, सिस्टमेटिक रिस्क पढ़ा, हमने अनसिस्टमेटिक रिस्क भी पढ़ा। तो इन फर्दर क्या हो गया? तो सिस्टमेटिक रिस्क इज ए रिस्क विच इज कंट्रोलेबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया? सिस्टमेटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जो कंट्रोलेबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। इसकी फर्दर टाइप्स भी हम देखेंगे, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे जाके कि कौन कौन सी हैं। तो सिस्टमेटिक रिस्क कौन सा होता है? ऐसा रिस्क होता है जो कंट्रोलेबल होता है। सिस्टमेटिक रिस्क को ही मार्केट रिस्क भी कहते हैं। मतलब कि ऐसा रिस्क जो मार्केट में मौजूद रहे 24 घंटे, उसे हम खत्म ना कर सकते हैं। अब सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो कंट्रोलेबल होता है, ज़ाहिर है वो कंपनी के इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है। अब सिस्टमेटिक रिस्क जो है ये मैक्रो इन नेचर होता है, मतलब कि इसके जो नुकसानात होते हैं वो बड़े लेवल पे होते हैं। जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसके माइक्रो लेवल का होता है, इसके नुकसानात बहुत थोड़े लेवल पे होते हैं क्योंकि ये कंट्रोलेबल होता है। सिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट रिस्क भी कहते हैं, अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं। और अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम डाइवर्सिटी कर सकते हैं, इसे हम खत्म कर सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क इज आल्सो कॉल्ड non-diversifiable risk. Systematic risk is due to influence of external factors on
एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने पहले ही बता दिया था सिस्टमेटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते। ठीक हो गया। सच फैक्टर्स आर नॉर्मली अनकंट्रोलेबल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। It is a macro in nature, is it affect a large number of the organization operating under a similar stream or the same domain। क्या हो गया, ये मैक्रो नेचर के होते हैं क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ऑपरेशन को बड़े लेवल पर उससे तरफ भरम कर देते हैं, उसे खराब कर देते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहते हैं। और इसे हम जो है ना कैन नॉट प्लान, इसे हम प्लान नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या कर सकते हैं जो है इसको खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी कंपनी बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, आपके ऑपरेशन बड़े अच्छे जा रहे थे, अचानक से जो है खान साहब ने आके स्ट्राइक कर दी, पूरा मार्केट जैम हो गया, जाम हो गया, और ना आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ना आपका स्टॉक ज़ाया हो गया है, आपके अंदर स्टॉक पड़ा था एक्सपायर हो गया, आप लॉस में चले गए। तो ये कौन सा रिस्क है, ये आपका कौन सा रिस्क होगा, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होगा, सिस्टमेटिकल रिस्क होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है, एक्सटर्नल फैक्टर है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब जो है अनसिस्टमेटिक रिस्क को फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन कैटेगरीज में। अनसिस्टमेटिक रिस्क की कौन सी किस्म है, वो है बिजनेस रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क, ठीक हो गया, फाइनेंशियल रिस्क या क्रेडिबिलिटी रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क। अब इनको फर्दर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ये कौन कौन से। बिजनेस रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क क्या है, ये रिस्क एक ऐसा रिस्क है कि आपका कारोबार जो है क्या हो सकता है, कभी ख़त्म भी हो सकता है, आपको कारोबार को ऐसे किस्म के नुकसान का, लॉस का सामना करना पड़ सकता है कि आपका कारोबार बैंकक्रप्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आपके पास आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली थी और आपके एक पास डेटा जो है हिस्टोरिकल डेटा बता रहा था कि इस महीने में आपकी सेल बहुत ज़्यादा होती थी। मिसाल अगर हम लें थे बेवरेजेस, हुआ इस तरह था कि जून जुलाई में बेवरेजेस जो हैं वो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा सेल आउट होती थी। तो ये जो जन्नत कोला हो गया या मिज़ान जो थी ये नई नई बनी थी, 2-3 साल पहले जब ये नई नई बनी थी, तो हुआ इस तरह के अचानक से इन्होंने जून जुलाई में जाके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी थी, और इन्हें पता था कि इसमें सेल बहुत ज़्यादा होती है तो हमारा स्टॉक जो है वो सेल हो जाएगा सारा। इन्होंने अपने गोदाम भर लिए, वेयर हाउसेज फुल कर लिए, अचानक से स्ट्राइक हो गई थी, और स्ट्राइक ऐसी हुई कि उनका स्टॉक जो है वो एक्सपायर हो गया स्ट्राइक के दौरान। तो उन्हें बड़ा लॉस बेयर आउट करना पड़ा, उन्हें अपना स्विच करना पड़ा बिजनेस, उन्हें कारोबार जो है लिक्विडेट हो गया, ख़त्म हो गया और बैंकक्रप्ट हो गए वो। तो उससे क्या हुआ, उनका कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। तो ये कौन सा था, अनसिस्टमेटिक रिस्क था। इसे ऐसे रिस्क को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। ये ऐसे रिस्क होते हैं जिससे आपके कारोबार में बैंक करेंसी हो जाती है, आप दिवालिया हो सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क या क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि ये ऐसा रिस्क होता है जिसमें आपको आप फेसेस कर सकते हैं ऐसी मुश्किलात का, आपकी क्रेडिट लोनिंग का, कि जो आपको किसी भी कोई प्रोडक्शन करनी थी या प्रोजेक्ट आपका ऐसा था कि उसमें आपको फर्दर इन फ्यूचर में लोन की ज़रूरत थी, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी उस लोन की, आपने प्रोजेक्ट किया था कि मैं इतनी अमाउंट लगाऊंगा, ये अमाउंट जब मेरी ख़त्म होगी 6 महीने के बाद, तो मैं बैंक से या किसी भी सेक्टर से उधार ले लूँगा और उधार लेकर मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन हुआ इस तरह के 6 महीने के बाद मुल्क में से अफरा तफरी हो गई, या आपको लेंडर्स ही नहीं मिले, इन्वेस्टर ही नहीं मिले जो आपको लोन दे सकते हो, जो आपको क्रेडिट अमाउंट दे सकते हो। तो आपके ऊपर सूरत हाल ये हो गई कि आपको लोन ही नहीं मिले और आपका प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, और अधूरा प्रोजेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन हो गई, बाद में से हालात हो गए और आपको कारोबार बंद करना पड़ा। तो इस ऐसे रिस्क को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। ऑपरेशन रिस्क ऐसा रिस्क होता है कि आप जो है आपकी प्रोजेक्ट था, आपका पूरा एक सिस्टम था, वो चल रहा था, मशीनरी बड़ी फैंटास्टिकली चल रही थी, बड़ी अच्छे से चल रही थी, अचानक से उसमें खराबी पैदा हो गई। आपका जो पूरा इंटायर सेटअप था वो ख़त्म हो गया, वो इसमें ख़त्म हुआ कि अर्थक्वेक आ गया, तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो।
वो आ गया, उससे क्या हुआ कि अचानक से आपकी बिल्डिंग गिर गई, मशीनरी धर्म भरम हो गई, तो ये भी रिस्क जो था कुदरती था, ज़ाहिर है इससे आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते थे, ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाता है आपका ऑपरेशनल रिस्क कहलाता है। तो सिस्टमैटिक रिस्क के तीन हमने टाइप्स पढ़ी, वो कौन से थे? बिजनेस रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क या क्रेडिबिलिटी रिस्क या क्रेडिट रिस्क, और तीसरा कौन सा है? ऑपरेशनल रिस्क। ठीक हो गया। अब हम जो है आगे ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बुनियाद में या कुछ स्लाइड्स मिस्टेकनली डिलीट हो गई हैं या वो हाइड हो गई हैं, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क के बाद जो है हमने जाना था सिस्टमेटिक रिस्क की तरफ। चलें तो मुझे लगता है कि तो स्लाइड जो है ना इसमें से मिस हो गई है, मिसप्लेस हो गई है, जो भी हुआ है। तो ये हमने जो अभी पढ़ा था वो कौन से था? वो हमने पढ़ा था सिस्टमेटिक रिस्क जो मार्केट में मौजूद होता है, या अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो दो किस्म के हमने रिस्क पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने सिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा पढ़ा था हमने अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो हमने पढ़ा था सिस्टमेटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो अनकंट्रोलेबल होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। दूसरा जो है सिस्टमेटिक रिस्क होता है जो कंट्रोलेबल होता है या डाइवर्सिफाइबल होता है। सिस्टमेटिक रिस्क जो है उसमें तीन किस्म के रिस्क होते हैं। उसमें रिस्क कौन कौन से होते हैं? उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, उसमें मार्केट रिस्क हो गया, उसमें परचेजिंग पावर रिस्क हो गया। तो हमने जैसे पढ़ा था ये अनकंट्रोलेबल होते हैं या नॉन डाइवर्सिफाइबल होते हैं। उसमें किस तरह है कि इंटरेस्ट रेट क्या है कि ज़ाहिर है वो करेंसी की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, उसी हिसाब से बैंकिंग जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इंटरेस्ट रेट रखता है। तो अगर हमें चाहिए किसी भी कारोबार के लिए लोन, अब लोन अगर हमें चाहिए और अचानक से उसका इंटरेस्ट जो है 7% से 16% हो जाता है, जैसा कि पहले जो कितना था ये इंटरेस्ट रेट कितना था? 7% था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने जो ये 16% कर दिया, 15% कर दिया, 14% जिसमें कर दिया। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट के टेबिल में होता है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी उसे चलाती है, वो कंपनी जो है उसके जो है उसे दायरे इख्तियार में नहीं होता, इससे कोई कंपनी जो है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे कंट्रोल नहीं कर सकती इंटरेस्ट रेट को। इसलिए ये भी एक क्या होता है? कंट्रोलेबल रिस्क होता है जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर से लिया जाता है। मार्केट रिस्क क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट क्या है। अचानक से एक मार्केट में आप चल रहे थे, आपकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी सेल हो रही थी, लेकिन अचानक से मार्केट में कंपटीटर आया और उसने नई टेक्नोलॉजी लेकर आया। और नई टेक्नोलॉजी से क्या हुआ? उसने एक जो है ना मार्केट को कन्वर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया अपनी तरफ। तो ऐसा रिस्क क्या कहलाता है? मार्केट रिस्क कहलाता है। जैसे नोकिया के साथ हुआ, नोकिया बड़ा अच्छा चल रहा था, बड़ी सेल्स थी, लोग सिर्फ नोकिया के नाम जानते थे, नोकिया के अलावा कोई जो है मौजूद ही नहीं थी कोई टेक्नोलॉजी। या सोनी रक्सन, आपने बात देखे होंगे, सोनी रक्सन की बड़ा नोकिया के साथ मुकाबला था। लेकिन आज अगर देखें नोकिया और सोनी रक्सन का नाम ही मौजूद नहीं है। उनके साथ क्या हुआ था? उनके साथ भी सिस्टमेटिक रिस्क ने उन्हें अटैक किया था, मार्केट रिस्क था जिसने उन्हें अटैक किया था। तो मार्केट में सैमसंग आ गया था, मार्केट में एप्पल मोबाइल आ गया था, वो जदीद टेक्नोलॉजी से आए, फिर ओप्पो आ गया, हवावे आ गया, दूसरे टेक्नो आ गए। तो उन्होंने क्या किया? आके पिछले मार्केट को बिछाड़ दिया, पिछले जो कम्पिटिटर थे उन्हें बिछाड़ दिया, जो मार्केट के लीडर थे, जो मार्केट चला रहे थे, मार्केट को हावी थे, उन्हें निकाल दिया और आकर उन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली। तो जाहिर है ये क्या ऐसा जो रिस्क है मार्केट का, वो क्या कहलाता है? मार्केट रिस्क कहलाता है। ये भी अनकंट्रोलेबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तीसरा रिस्क जो है परचेजिंग पावर रिस्क होता है या इन्फ्लेशनरी रिस्क होता है। तो इसमें तक इसमें कौन सा रिस्क होता है? बस बात ऐसा होता है कि मार्केट में आपके पास आपकी प्रोडक्ट जो है बड़ी अच्छी सेल हो रही होती है और आप उससे बड़ा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, सेल्स बड़ी अच्छी चल रही होती है, अचानक से पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो जाती है। जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती है तो आप की जो चीज़ें हैं मार्केट में, चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। वो जो चीज़ें महंगी होती हैं क्यों होती हैं? क्योंकि चीज़ों के जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, वो चीज़ें महंगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो महंगा मिलता है, तो चीज़ें जो आप बनाते हैं वो भी ज़ाहिर है महंगी बनेंगी। अब आपको उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा अप करनी पड़ती है। जैसे ही उनकी प्राइस अप होती है, इन्फ्लेशन अटैक करता है,
तो आपके जो कस्टमर हैं वो लीव आउट कर जाते हैं आपकी चीज़ को। जैसा ये जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों के साथ जो पिछले माह हुआ, तो यही हुआ था ना कि उनकी सेल्स जो है बिलियन ट्रिलियन में कम हो गई। क्यों हुई? कि इन्फ्लेशन जैसे ही ज़्यादा हुआ, उनकी डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा हुई, डॉलर की प्राइस जो है ज़्यादा होने से जो इम्पोर्ट्स थी वो बड़ी महंगी हुई। वो गाड़ी जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी जब पाकिस्तान में आने लगी, बड़ी महंगे दाम से आने लगी, उसके ऊपर टैक्सेस लग गए। इन्फ्लेशन जो है उसने पूरी तरह अफेक्ट किया उन गाड़ियों की प्राइस को। उसकी कीमतें जो है 20-20 30-30 लाख बढ़ गई। तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहा कि उस चीज़ को परचेज कर सके, तो लोग स्विच आउट करने लग गए इस चीज़ से। तो ये सारा रिस्क क्या कहलाता है? परचेजिंग पावर रिस्क या इन्फ्लेशन रिस्क कहलाता है। ये तीनों रिस्क ऐसे रिस्क हैं जो हमारे क्या हैं, अनकंट्रोलेबल रिस्क हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क हमने पढ़ा था, ऐसे रिस्क होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्हें क्या कर सकती है, इन्हें कम कर सकती है। तो वो रिस्क कौन से होते हैं? वो रिस्क बिजनेस रिस्क होते हैं, या लिक्विडिटी रिस्क होते हैं, वो फाइनेंशियल रिस्क या क्रेडिट रिस्क हो सकते हैं, वो ऑपरेशन रिस्क होते हैं। ये सारे क्या हैं, कंट्रोलेबल हैं। मीन्स के कि ऑपरेशन आप चला रहे हैं कि जितना आप अच्छी तरह पहले से प्लान करते हैं कि हमारा ए प्लान है, बी प्लान है, सी प्लान है। मीन्स कि आपने 3 लाइनें चलाई हुई है बेवरेज में, आपकी कोल्ड ड्रिंक की एक आपकी यूनिट है, उसमें आपने 3 लाइनें चल रही हैं कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। आप देखते हैं कि पहली लाइन खराब हो गई है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो आप प्रोडक्शन दूसरी लाइन पे शुरू कर देते हैं। तो ये रिस्क क्या है, आपका कंट्रोलेबल है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क जो है या क्रेडिट रिस्क, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं कि आपने अपने कारोबार में पैसे लगाए थे, ओनर इक्विटी लगाई थी, कैपिटल लगाई थी, ओनर इक्विटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप लोन देना शुरू कर दिया। आपने लोन लेना शुरू किया और लोन लेते 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 आपकी जो रेशो है लोन की, तो वो जाके यहाँ पहुंची कि आपको जो कैपिटल है वो 20% रह गया, और लोन जो क्रेडिट की अमाउंट है वो 80% आ गई। ठीक हो गया, तो जाहिर है जब 80% आपने लोन लिया तो इख्तियारात किनके पास चले गए, ज़्यादा अर्निंग किसके पास चली गई, बाहर जो क्रेडिटर्स थे आपके जिन्होंने पैसे लगाए थे उनके पास चले गए। आपके जो अपनी अमाउंट थी वो 20% थी, जिससे डिविडेंड ना मिलने के बराबर रहा, और आप इस काबिल नहीं रहे कि आप टोटल फैसला कर सकें, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होने लगा। तो इससे क्या है, इससे किस तरह बच सकते हैं कि आप ज़्यादा लोन ना लें, आप ज़्यादा कैपिटल पे ही काम करें, ऑनर इक्विटी पे काम करें। तो ये क्या है, आपके बस में है। इसको आप जो है डेट्स को या क्रेडिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी मिसाल इस तरह लें इसकी कि आप जो है अपनी क्रेडिट रेटिंग को अच्छी कर सकते हैं। आप जिनसे पैसे लेते हैं उन्हें टाइमली पे कर देते हैं, टाइम से उन्हें पेमेंट कर देते हैं, तो वो आपको क्या है, क्रेडिट रिस्क नहीं आता, या ऐसा रिस्क जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं इससे। बिजनेस रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क क्या है कि आप अपने कारोबार को बंद होने से बचा सकते हैं। आपको अगर नुकसान हो रहा है, आप नौके की तरह बैठे नहीं रहेंगे हाथ पे हाथ धरे कि हम जिंदा हैं, हम मार्केट कैप्चर कर लेंगे, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बल्कि आप क्या करते हैं, आप स्विच कर जाते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ, आप टच मोबाइल की तरफ आ जाते हैं, आप जो है जदीद कैमरा उसमें लेकर आ जाते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आ जाते हैं, और अपने कारोबार की लिक्विडिटी होने से या कारोबार को बैंक होने से या उसे बंद होने से बचा लेते हैं। तो ये सारे रिस्क आपके कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। एक डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी हम इन्हें कहते हैं। तो अब जो है रिस्क को, अब रिस्क तो हो गया, अब रिस्क को मैनेज करने के भी जो है कुछ टूल्स हैं जिन्हें हम आगे पढ़ते हैं। रिस्क जो भी होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, उसको मेजर करने के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जस्ट ये मैं आपको शो करा रहा हूँ, यहाँ पे आप जस्ट देख रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन आपने इसकी इन डिटेल में नहीं जाना। डिटेल में वो स्टूडेंट जाते हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को आगे जाके पढ़ें या स्पेशलाइजेशन में जाएँ, या जिनका स्पेशल सब्जेक्ट हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उससे तो वो पढ़ें। लेकिन यहाँ पर आपको उसके जनरल ओवरव्यू दिया गया है, इसलिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रिस्क को किस तरह मेजर करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए रिस्क क्या होता है, आपको पता होना चाहिए रिस्क की टाइप्स कौन सी होती हैं, आपको पता होना चाहिए रिटर्न कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए रिटर्न किस तरह मालूम करते हैं, आपको पता होना चाहिए रिटर्न की टाइप्स कौन सी होती है। तो रिस्क को मालूम करने के या मेजर करने के 5 किस्म के मेथड इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो अल्फा मेथड इस्तेमाल होता है, बीटा मेथड इस्तेमाल होता है, आर स्क्वायर या वेरिएंस इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होता है, और शार्प रेशो जो है उससे भी रिस्क को मालूम किया जाता है। इनके सिर्फ नाम याद करें,
की जो है डिटेल में बिल्कुल ना चाहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपसे रिलेटेड नहीं है, ये स्पेशलाइजेशन के टॉपिक्स हैं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए रिस्क मेजर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो अब हम चलते हैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। अब मैं बार बार एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा था कि रिस्क डाइवर्सिफाइएबल, या मैं ये कह रहा था कि सिस्टमेटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होती क्या है एक्चुअली? रिस्क डाइवर्सिफिकेशन ये होती है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको इस तरह मैनेज करते हैं कि आपको कम से कम रिस्क का सामना करना पड़े। वो किस तरह पॉसिबल है? वो इस तरह पॉसिबल है कि एक आप चाहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को उधार देना है, आप चाहते हैं कि मैंने 1 लाख रुपया जो है ना उधार देना है। अब आप सोचते हैं कि मैं 1 लाख रुपया किसको उधार दूँ, और आप किसी एक बंदे को दे देते हैं। अब वो बंदा खा के भाग जाता है, आपको 1 लाख रुपया गया। लेकिन बाद जो समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं 1 लाख रुपये उधार देता हूँ ज़्यादा लोगों को, ताकि अगर मेरा कुछ लोग ट्रैप भी निकल आए, भाग भी गए, या वो बेटेस्ट में हो गए तो थोड़े होंगे, बाकी हमें मिल जाएंगे। तो यही जो चीज़ है, अपनी इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ यूनिट्स में तकसीम कर देना, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में तकसीम कर देना, इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज ए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें रिस्क को मैनेज किया जाता है। दैट मेक्स ए वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन ए पोर्टफोलियो। वो क्या करते हैं कि एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को 2 या 3 प्रोजेक्ट पे लगाते हैं, ताकि एक जगह से अगर हमें लॉस हो रहा हो तो दूसरी जगह से प्रॉफिट हो, कहीं से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो कहीं से ज़्यादा लॉस हो, कहीं से ज़्यादा लॉस हो रहा हो तो कहीं से कम लॉस हो, कहीं से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो कहीं से कम लॉस हो रहा हो। तो इस मिक्सचर को लिए हमें क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने 1 लाख रुपए को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं, ताकि कहीं से मुनाफा हो, कहीं से लॉस हो, ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइप्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कंबाइन कर देते हैं आपस में। अब डाइवर्सिफिकेशन काम किस तरह करती है, कितना ये रिस्क को कम या ज़्यादा करती है, इसको हम ज़रा लेते हैं। अब ये 3 किस्म की सिक्योरिटीज़ थी, या 3 किस्म के प्रोजेक्ट थे, या 3 किस्म के जो सेक्टर थे जहाँ पे हमने पैसा लगाया था। एक सिक्योरिटी ए थी, या प्रोजेक्ट ए था जहाँ पर हमने पैसा लगाया। वहाँ पे उतार चढ़ाव जो था बहुत ज़्यादा था। कभी तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, कभी हमें बहुत ज़्यादा लॉस मिल रहा था, फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, फिर हमें बहुत ज़्यादा लॉस मिल रहा था। लेकिन इसी तरह एक सिक्योरिटी बी थी, उसमें जो जो था उतार चढ़ाव जो है, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम थी। उसमें अगर कभी लॉस होता था तो बहुत थोड़ा होता था, प्रॉफिट होता था तो बहुत कम होता था। अब मैंने देखा कि यार ये दो इन्वेस्टमेंट है, मैं ऐसा काम करता हूँ, अपने 1 लाख रुपए जो है ना, 1 लाख रुपए को मैं क्या करता हूँ, इसमें से 50,000 में क्या करता हूँ, सिक्योरिटी ए पे लगा देता हूँ, और 50,000 में सिक्योरिटी बी पर लगा देता हूँ। मतलब कि क्या कर देता हूँ, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे डाइवर्सिफाई कर देता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन कर देता हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 प्रोजेक्ट पे लगा देता हूँ। तो मुझे जो एक्चुअल साल के आखिर में जो रिटर्न मिल रहा होता है वो इस शेयर में मिल रहा होता है। मतलब क्या है कि मेरे जो ओवरऑल रिटर्न है वो एक खास शक्ल में जा रहा होता है, जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन मौजूद नहीं होती। वो क्यों मौजूद नहीं होती? क्योंकि वो कम्बिनेशन बन जाता है दो सिक्योरिटीज़ का। अगर एक सिक्योरिटी किसी वक्त जो है वो लॉस दे रही हो तो दूसरी सिक्योरिटी उस वक्त प्रॉफिट दे रही होती है, इसलिए उसमें फ्लक्चुएशन बहुत थोड़ा आ जाता है। मिसाल के तौर पर ए सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दे रही थी, सेम टाइम पे बी सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे लॉस दे रही थी। उनकी एवरेज जो है आपस में प्रॉफिट और लॉस ने एक दूसरे को कम्पनसेट किया, वो यहाँ पर पॉइंट पर आकर मेरी इन्वेस्टमेंट रुक गई थी। तो इस तरह क्या है कि जो आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो सकता है किस तरह, कि अगर आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन आपने पढ़ी, डाइवर्सिफिकेशन काम किस तरह करती है ये आपने पढ़ी। अब इसका हम जो है थोड़ा सा और ज़्यादा मजीद इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल रिस्क जो होता है वो किसका होता है, 2 किस्म का होता है। या तो वो हो सकता है आपका सिस्टमेटिक रिस्क, या वो हो सकता है आपका
अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो टोटल रिस्क कितना होता है आपका, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक हो गया। अब मैंने ये पढ़ाया था कि सिस्टमेटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसे आप कम नहीं कर सकते, जिसमें आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते, जो रिस्क आपका रहना ही रहना है आपके उसमें कारोबार में। लेकिन साथ मैंने बताया कि दूसरा रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जो आपका जो है जो आपका कम या ज़्यादा आप उसे कर सकते हैं, आप उसे मैनेजमेंट करके उसे खत्म कर सकते हैं। वो आपका कौन सा कहलाता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है। अब टोटल रिस्क जो है वो आपका क्या बनता है, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क को अगर आप कंबाइन कर लें तो आपका क्या बन जाता है, टोटल रिस्क बन जाता है। अब सिस्टमेटिक रिस्क को तो जाहिर हम डाइवर्सिटी नहीं कर सकते या इसे कम नहीं कर सकते, लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम कम कर सकते हैं। फर्ज करें कि ये एक मार्केट है, उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स ये मौजूद है, नंबर ऑफ स्टॉक ये मौजूद हैं, और मार्केट में ये एक रिस्क लाइन है, ऊपर जा रही है, इंक्रीज होता जा रहा है, रिस्क नीचे आ रही है तो रिस्क कम होता जा रहा है। अब आप क्या करते हैं, आप एक स्टॉक होता है, ये दूसरा स्टॉक होता है, ठीक हो गया, ये स्टॉक नंबर 3 होता है, और यहाँ पे स्टॉक नंबर 4 होता है। अब आप पहले स्टॉक में अप्लाई करते हैं, अपना पैसा सारा लगा देते हैं, तो यहाँ पर जाहिर है आपके अमाउंट का या तो आपको मुनाफा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा या आपके पैसे बिल्कुल डूब जाएंगे। तो इसमें क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप दूसरे सिक्योरिटी में पैसे लगाते हैं, दो सिक्योरिटी में पैसे लगाते हैं, तो आपका रिस्क लेवल यहाँ पर आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, जैसे ही आप अपने नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ा रहे हैं, आपका सिस्टमेटिक रिस्क कम होता जा रहा है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों सिक्योरिटी एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है। कोई कहीं पे प्रॉफिट दे रही है तो कहीं पे लॉस दे रही है, तो एक दूसरे को वो क्या कर रही है, कंपनसेट कर रही है। लेकिन जैसे ही आप तीसरे 3 स्टॉक पर चले जाते हैं, 3 स्टॉक में पैसा लगा देते हैं, 3 एसेट्स पे पैसा लगा देते हैं, 3 प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा देते हैं, तो आपका जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है या जो कंट्रोलेबल रिस्क है वो और कम हो जाता है। ऐसे ही आपका जैसे स्टॉक बढ़ाते जाएं तो आपका रिस्क कम होता जाता है। एक सूरत हाल ऐसी आ जाती है जहां पर जाके आप क्या करते हैं, अपने अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, एक लेवल ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पर आप अपने अनसिस्टमेटिक रिस्क को मजीद कम नहीं कर सकते, उससे वहीं पर रहने देते हैं। ऐसी जाहिर इंसान है ना, इंसान की भी एक लिमिट होती है, मेरी पढ़ाने की भी एक लिमिट है, आपके पढ़ने की भी एक लिमिट है, इंसान के गुस्से की भी एक लिमिट है। इसी तरह से अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक खास लिमिट तक कर सकते हैं, उस लिमिट से आगे नहीं कर सकते। तो ये क्या है, आपका जो रिस्क है किस तरह काम करता है, रिस्क को डाइवर्सिफाई किस तरह किया जाता है, और वो जो है जैसे हम नंबर ऑफ स्टाफ इंक्रीज करते जाएं, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होती जाती है हमारी, और सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो हमारा कम होता जाता है। ठीक हो गया। तो जनाब ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो है डाइवर्सिफिकेशन आप यहाँ पर मज़ीद देख सकते हैं, यहाँ पर इस लाइन से कि आपका ये सिस्टमेटिक रिस्क है, ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है। जैसे ही आपका जो है रिस्क, आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो है, नंबर ऑफ स्टॉक जो है, नंबर ऑफ एसेट्स इंक्रीज करते जाते हैं, तो आपकी ये जो लाइन है रिस्क की ये कम होती जाती है, बिल्कुल कम होती जाती है, और एक लेवल पे आपको बिल्कुल बराबर हो जाती है। ठीक हो गया। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क से ये नीचे नहीं आती, जहाँ पर सिस्टमेटिक रिस्क वो लोग ज़ाहिर है हमारे कंट्रोल में नहीं, जितनी मर्जी सिक्योरिटी बढ़ा दें, कल को हम फाइनेंशियल मैनेजर बन जाएं, क्योंकि हमने तो फाइनेंशियल कोर्स पढ़ लिया, और हम जो है जाकर किसी भी ओनर से कहते हैं कि जनाब आप मुझे सिक्योरिटी दें, आप मुझे 1 लाख रुपये दें, मैं आपको 1 लाख रुपये ऐसे लगाऊंगा कि आपका रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं करना, रिस्क कभी भी खत्म नहीं हो सकता, रिस्क की एक लिमिट होती है, और उसमें ऐसा रिस्क भी मौजूद होता है। सुनने के बाद कल को आप कहीं पे पैसे लगा दें और पता ये चले कि वो तो मुलाजिम ने स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक को तो आपने ख़त्म कर दिया था, यार वो कंट्रोलेबल थी, लेकिन दूसरे दिन अर्थक्वेक आया, कंपनी आपकी डूब गई, सब कुछ ज़मीन बेहोश हो गई, बिल्डिंग आपकी आप कंपनी ख़त्म हो गई, और मालिक आपके पैसे भाग रहा है कि जनाब आपने तो कहा था कि इसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा, तो मेरे कहाँ गए वो पैसे, ना आपके पास देने के लिए हूँ ना उसके बाद लेने के लिए हूँ। तो डाइवर्सिफिकेशन के बाद लास्ट टॉपिक इसमें हम चलते हैं, रिस्क प्रेफरेंसेस होते हैं कुछ। आखिरी टॉपिक आज का हमारा रिस्क प्रेफरेंसेस किसे कहते हैं, कि जब आप किसी भी रिस्क लेते हैं कोई प्रोजेक्ट के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर, के उसके ऊपर 3 किस्म के रिस्क पाए जाते हैं। या कोई भी जो इंसान होता है जब वो किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके 3 किस्म के लेवल होते हैं इन्वेस्टमेंट के। ठीक हो गया।
तो उसकी प्रेफरेंसेस 3 किस्म की होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेगा, या वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा, या वो इन बिटवीन रहेगा, रिस्क ज़्यादा रिस्क और बहुत कम रिस्क रहेगा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिस्क प्रेफरेंसेस कहते हैं। रिस्क प्रेफरेंसेस में 3 किस्म के इन्वेस्टर होते हैं, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर और रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर। मैं जो हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हूँ। तो ये आगे जाके आप समझ लेंगे क्या होता है। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क बहुत कम लेते हैं, या ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दबाजी से काम नहीं लेते, और इतना लालची लोग नहीं होते कि उन्हें बहुत ज़्यादा दौलत की ज़रूरत हो। वो बड़े बड़े तहम्मुल और जो है ना बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं, और फूक फूक कर पैसे अपने खर्च करते हैं। तो वो कैसे लोग क्या कहलाते हैं, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर कहलाते हैं। मतलब कि क्या कहते हैं, ये रिस्क से हमेशा बचते हैं। एक इक्वेशन आमतौर पर आपने सुनी होगी, हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। मतलब कि जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसी तरह होता है, हाई पोटेंशियल रिस्क इज इक्वल टू हाई पोटेंशियल रिटर्न। हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न एक इक्वेशन बनती है। तो जाहिर है अगर आप रिस्क अवर्स हैं, तो मतलब कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको रिटर्न जो है, रिटर्न लेवल आपका जो होगा, प्रॉफिट होगा, वो बहुत कम होगा। तो ये ऐसे लोग होते हैं, ये ऐसी सिक्योरिटीज में या एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर कहते हैं। दूसरे होते हैं रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो उन प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं जहाँ पर रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ये जानते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। इन्हें पता होता है या तो तर गए या मर गए। इन्हें पता होता है कि या तो हम जीत जाएंगे, या बहुत ज़्यादा दौलत कमा लेंगे, या हमारी दौलत डूब जाएंगी। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर्स कहते हैं। इनके दरमियान में जो पाया जाता है वो न्यूट्रल रिस्क इन्वेस्टर्स कहलाता है। वो जितना मार्केट चल रही है उसमें पैसा लगाता रहता है, वो नहीं देखता कि कहाँ पे ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, कहाँ पे कम मिल रहा है। वो एक जगह पैसे लगा देता है और उम्मीद की गोली खा के सो जाता है कि हाँ जी, मुझे तो पता ही नहीं है मार्केट में क्या हो रहा है, मेरे जहाँ पे पैसे लगे हुए हैं सही लगे हुए हैं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो बैंक में जाके पैसे जमा करा देते हैं, और उनके पास लाख दूसरे बैंकर्स आते हैं, कहते हैं सर ये इस तरह कर रहे हैं, सर हम आपको ये दे रहे हैं, सर हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, मुझे नहीं पता, शायद तुम लोग तो लूटने आए हो, मेरे पास और क्यों आए हो। और वो क्या करते हैं, ना वो रिस्क लेता है ना रिस्क से भागता है, जहाँ पैसे जमा करा देता है वहीं पे करा देता है, जो आजकल के हमारे बुजुर्ग लोग करते हैं। वो 3 प्रेफरेंसेस हैं हमारे रिस्क के। वो कौन से होते हैं, रिस्क अवर्स होता है, रिस्क टेकर होता है, और रिस्क न्यूट्रल होता है। रिस्क सीकर को ही हम एक रिस्क टेकर कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रिस्क वो टेक कर रहा होता है, रिस्क ले रहा होता है। इसको इन डिटेल में आप यहाँ से भी कर लेंगे, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स प्रेफर टू टेक लेसर रिस्क। तो रिस्क अवर्स क्या होते हैं, वो कम रिस्क लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स ट्राई टू स्किप इन्वेस्टमेंट दैट हैव ए हाई पोटेंशियल टू लॉस रेदर देन प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो दूसरे जो है रिस्क सीकिंग कौन से होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हाई रिटर्न के चक्कर में क्या करते हैं, हाई रिस्क लेते हैं। उन्हें इस बात का खतरा नहीं होता कि मेरे पैसे सारे डूब जाएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, कर गुजरते हैं। तो आप भी रिस्क जो है सीकर बने, रिस्क टेकर बने, और अच्छी तैयारी करें। ज़ाहिर है 25,000 रुपये की हैं, कोई आम बात तो नहीं है। चलें, आज का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ चलता है, लेकिन इसके आज मैंने असाइनमेंट नंबर 5 आपको दी है। तो असाइनमेंट नंबर 5 जो है वो क्या है, राइट स्मार्टली मीन्स कि आपको इसको बड़े तरीके से करेंगे। पूरे टॉपिक को आपने ब्रीफ करना है 5 पेजेस पर, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेजेस पर। 5 पेजेस से आपका ये सवाल नहीं जाना चाहिए। सवाल आपका क्या है, डिफाइन रिस्क एंड रिटर्न। मतलब क्या आ गया, रिस्क एंड रिटर्न आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। क्या है कि रिस्क और रिटर्न जो है ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, इसको इन डिटेल में एक्सप्लेन करें। सॉल्यूशन शुड नॉट बी एक्सीडेड टू 5 पेजेस। आपका जो आंसर है वो 5 पेजेस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये कब जाए, ये कब होगा, ऐसा कब मुमकिन होगा ये 5 पेजेस से नहीं जाएगा, जब आप 7 C's जो हैं, अगर किसी ने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ी हो तो उसमें 7 C's इस्तेमाल होते हैं राइटिंग स्किल्स के लिए। अगर आपको ये स्किल आते हैं, अगर आपको ये स्किल आते हैं तो आप जो है स्मार्टली बात कर सकते हैं।
तो वो कौन से हैं? क्लियर लिखें, कोहेरेंट लिखें, कंसाइज लिखें, कंप्लीट लिखें, कंक्रीट लिखें, पार्टिसली लिखें और करेक्ट लिखें। इन 7 चीज़ों को आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप 5 पेजेस में लिख भी लेंगे और अच्छे तरीके से लिख लेंगे। तो अब मुझे ये किसी को ना पूछे कि सर इसमें क्या चीज़ लिखनी है, क्या छोड़नी है, क्योंकि अब ये असाइनमेंट नंबर 5 है, एक टाइम भी दिया आपको दरमियान में खैर, तो हर बच्चा इसे करे और अपने कंसेप्ट के मुताबिक करे। रिस्क एंड रिटर्न आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स के इसमें रिस्क और रिटर्न के हवाले से जो भी पढ़ाया है वो सारा आएगा और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और 5 पेजेस में करना है। तो आज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आया होगा, मुझसे कोई चीज़ नहीं रह गई होगी, कोशिश तो मैंने की ही है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कोई भी सवाल जवाब है आपका वो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, मैं आपको यूज़ करने जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। जो है आपके पास ये 5 मिनट हैं, आप 5 मिनट में जो भी आपके आंसर क्वेश्चनिंग है वो कर सकते हैं, डिस्कशन है वो आप कर सकते हैं, तो ताकि हम आज इसको क्लोज करें। जी, तो बारी बारी अपने सवाल पूछते हैं काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक ही आपने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ रिस्क में सिस्टमैटिक रिस्क, इसमें सर इंटरेस्ट रिस्क होता है, ये ज़रा नहीं समझ आया। एक अच्छा, बिल्कुल सिस्टमेटिक रिस्क हमने कहा था कि मार्केटेबल रिस्क होता है, यानी कि ऐसा रिस्क होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, उससे हम बच नहीं सकते, उससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इसमें हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट को पहले समझें। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ये इंटरेस्ट रेट वो रिटर्न होता है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब आपको एक खास परसेंटेज मिली होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो ऐसे ही है ना। अब इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है? वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मीन्स कि क्या हुआ कि आप ऐसा एक प्रोजेक्ट लगा रहे थे अपने कारोबार में कि वो प्रोजेक्ट के लिए आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, आपको पैसे उसके आधे आपने लोन लेने थे, आधे आपको अपनी कैपिटल लगाना था, ओनर इक्विटी लगानी थी। अब आपने उस कारोबार में ओनर इक्विटी सर सारी लगा दी और अब आपको चाहिए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर लोन चाहिए। अब लोन लेने के लिए जब आप मार्केट में गए तो मार्केट इतनी बहुत ज़्यादा हाई चल रही थी कि 50% इंटरेस्ट हो गया। मतलब जिससे आप 100 रुपये ले रहे थे उसको 50 रुपये आपको मुनाफा देना था, लेकिन आपका प्रोजेक्ट जो था वो इतना मुनाफा ही नहीं दे रहा था कि जितना आपको इंटरेस्ट रेट लग रहा था। तो क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आपको क्या हुआ, आप सही तरह कारोबार में लोन नहीं ले सकते, लोन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अनकम्प्लीट रहा, अधूरा रहा और आपको लॉस हो गया, आप बैंकक्रप्ट हो गए। तो ये क्या कहलाया? आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाया आपका। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। या इसी तरह दूसरी तरह आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपका कंपटीटर था, वो उसने आपसे मुकाबला कर लिया कि जनाब जो जिस इन्वेस्टर से ये पैसे लेगा ना, मैं उसे 1% ज़्यादा उसे इंटरेस्ट रेट दूंगा। तो वो आप 10% देते थे, वो 11% करता था, आप 12% देते थे, वो 13% कर देता था। तो इंटरेस्ट रेट की वजह से आपको क्या हुआ? ये एक्सटर्नल फैक्टर है ना, आपका जो कंपटीटर है उसकी वजह से आपको लॉस हो गया। चले नेक्स्ट कोई और सही है सर। किसी और का कोई सवाल? लगता है कि सबको बड़े अच्छे तरीके से या तो समझ आ गई है या आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है जो सवाल जवाब नहीं करते। काइंडली किसी और को कोई सवाल जवाब हो तो कर सकता है किसी का कोई सवाल इसके हवाले से? चलें, अगर किसी के सवाल नहीं है तो बहुत तो अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आई होगी माशाल्लाह। जो है पढ़ते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मेहनत करें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो मुझे तो याद आता है कि आज जब मैं लेक्चर तैयार कर रहा था तो हमारा लेक्चर 11वां हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैंने पता नहीं आप लोगों ने शेयर किया था कि वो एक हमारे साहब थे, उन्होंने 12-13 लेक्चर में पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया। पता नहीं बड़े स्मार्ट, उन्होंने बड़े स्मार्टली वर्क किया है। 12 लेक्चर में कोर्स कंप्लीट कराना भी मेरी तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बिजनेस स्टूडेंट्स हैं या बिजनेस के भी स्टूडेंट्स हैं, अब वो पे कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए तो बीमारी भी करेंगे कोई अच्छी चीज़ के लिए। बहरहाल मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर उसके 12 लेक्चर सुनूंगा ज़रूर कि क्या क्या उसने पढ़ाया है। तो ये जो इंशाल्लाह ताला आज का टॉपिक पढ़ाया है, इससे अच्छा टॉपिक मेरा नहीं ख्याल कहीं से आपको मिल भी जाए या
इससे अच्छा जो है डिटेल या इस टॉपिक के ऊपर ये मटेरियल कहीं से मिले, आप इसको अच्छे से तैयार करें। और फाइनेंशियल मार्केट जो है वाला भी इसका पार्ट है, इसी का रिस्क एंड रिवार्ड का। तो थैंक यू सो मच। हम आज का लेक्चर जो है क्लोज करने चलते हैं। खुश रहें, अल्लाह ताला कामयाबी दे आपको। थैंक यू।